हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश हाड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति पर। हम पहले बात कर चुके हैं कि ऐसा अभिलेख जिस पर किसी शासक की विजय गाथा या विजय अभियानों का वर्णन किया जाता है उसे प्रशस्ति कहते हैं। और ये जो कुंभलगढ़ अभिलेख था, इस कुंभलगढ़ अभिलेख में राणा कुंभा की विजय अभियानों का पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। इसलिए इस कुंभलगढ़ अभिलेख को आप कुंभलगढ़ प्रशस्ति कह के संबोधित करते हैं। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति पर अगर बात की जाए तो ये जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति जो है ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कुंभ श्याम मंदिर है, इस कुंभ श्याम मंदिर में ये प्रशस्ति स्थापित की गई है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो आपके राजसमंद जिले में स्थित है और इस कुंभलगढ़ दुर्ग में आपके कुंभ श्याम मंदिर है। वैसे अगर हम कुंभ श्याम मंदिर की बात करें तो दो जगह और भी स्थित हैं ये कुंभ श्याम मंदिर जो राणा कुंभा द्वारा निर्मित किए गए, एक तो चित्तौड़ में और एक अचलगढ़ में। यानी कि राजस्थान के 3 स्थानों पर यह कुंभ श्याम मंदिर स्थित है, कुंभलगढ़, चित्तौड़ और अचलगढ़। वर्तमान में इस कुंभ श्याम मंदिर को मामा देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्थिति को रेफरेंस में बात हुई। आगे हम इस जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के रचयिता पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो इस रचयिता को थोड़ा डीप में जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने इसके रचयिता पर एक वक्तव्य दिया। एक कहा जाता है कि इसके जो रचयिता है वह कान्यव्यास थे। कान्यव्यास जो एकलिंग महात्म्य के लेखक थे, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई, उन्हीं विद्वान के द्वारा इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया। और इस बात को जो कहने वाले थे वह रतन चंद्र मिश्र माने जाते हैं। रतन चंद्र मिश्र के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो रचनाकार या रचयिता है कान्यव्यास है, जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक अलग ही अपना तर्क दिया और उन्होंने ये कहा कि इस प्रशस्ति के जो रचयिता है वह महेश भट्ट थे। यानी कि यहाँ पर इस रचयिता को लेकर थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है। इस प्रशस्ति की अगर भाषा पर बात की जाए तो यह प्रशस्ति आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और जैसे हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो उसमें जो लिपि आती है वो आपके देवनागरी लिपि, यानी कि इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब इस अभिलेख की संरचना से पहले हम इसकी थोड़ी सी टाइमिंग को लेकर देख लेते हैं। यानी कि इसका जो समय काल है, इसका जो निर्माण किया गया था, उस निर्माण काल पर अगर हम बात करें तो ये जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति को 3 नवंबर 1460 में इसे निर्मित करवाया गया था। और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह माघशीस पंचम जो कृष्ण पक्ष था, माघशीस पंचम का जो कृष्ण पक्ष था, 1517 विक्रम संवत में इसका समय काल बताया गया है। और आगे भी अगर हम इस पर बात करें, अगर शक संवत पर बात की जाए तो इसका जो शक संवत है वह 1382 माना जाता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस क्यों की, क्योंकि इसको लेकर आपके जूनियर इलेक्ट्रिकल जो ऑफिसर की जो वैकेंसी थी 2022 में, वहाँ पर इसको लेकर क्वेश्चन पुटअप किया है। इसलिए यहाँ पर इसकी टाइमिंग पर थोड़ा फोकस करना हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति से किस तरीके के डीपली क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। आगे इसकी संरचनाओं पर हम बात करते हैं। इस प्रशस्ति की जो संरचना है, इस पर बात करें तो ये 5 शिलाओं में निर्मित की गई प्रशस्ति मानी जाती है। और इसमें आपके 379 श्लोक के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर प्रथम जो शिला है, इस प्रथम शिला जो 1 से लेकर 68 श्लोक के बारे में हमें यहाँ पर ये जानकारी देती है। प्रथम शिला पर अगर बात की जाए तो ये जो प्रथम शिला है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रथम शिला में एक विद्वान ने एक अच्छी चीज़ कही थी कि इसमें धौलपुर के जो शासक हैं,
धौलपुर के महान शासक जो कहीं हुआ करते थे, जिनका नाम राहुल बताया गया है, का वर्णन किया गया है या उनके बारे में जानकारी दी गई है। थोड़ी इसकी एक अलग ही चीज़ मानी जाती है। आगे हम इस पर और अगर बात करें तो ये जो प्रथम शिला है, ये है मेवाड़ का भौगोलिक जनजीवन, तीर्थस्थल, आदि पर प्रकाश डालता है। आदि पर इस में प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रथम शिला में जो इस प्रशस्ति की शुरुआती बिंदु माने जाते हैं, यहाँ पर गणेश, सरस्वती एवं एकलिंग की उपासना से इसकी शुरुआत की गई है। यानी कि गणेश शिव और एकलिंग भगवान की उपासना के साथ इस प्रशस्ति की शुरुआत की गई है। दूसरा, यहाँ पर त्रिकुट पर्वत, इसमें त्रिकुट पर्वत के बारे में बात की गई है। इस त्रिकुट पर्वत पर एक आपके भगवान एकलिंग का मंदिर स्थित है, और दूसरा यहाँ पर विंध्यवासिनी जो मंदिर है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया स्थित है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ से कुटिला नदी, इस कुटिला नदी के बारे में भी यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रथम शिला है, ये प्रथम शिला मेवाड़ के भौगोलिक ज्ञान के साथ साथ यहाँ के जो तीर्थ स्थल है उनके बारे में भी हमें जानकारी प्रोवाइड करवाती हैं। आगे हम इस की जो द्वितीय शिला है, इस द्वितीय शिला के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसमें 69 से लेकर 120 जो श्लोक है वह इस द्वितीय शिला में लिखे गए हैं। और इस पर देखा जाए तो इस द्वितीय शिला में हमें मेवाड़ के जो प्रमुख तालाब और मंदिर हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चित्तौड़ के महल या फिर कहे राजप्रसाद व मंदिरों का जो वर्णन है यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इसके साथ साथ जो चित्तौड़ के जो बाज़ार हैं उन बाज़ारों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस अभिलेख में हमें चित्रांगन जो तालाब है उसकी जो जानकारी मोस्ट ऑफ मिलती है, उसके साथ साथ यहाँ पर नागदा का जो नागों की राजधानी थी उसके बारे में भी हमें यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ से हमें नाग भागेला जो तालाब था उस तालाब के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यह जो तालाब था वह राणा मोकल ने अपने भाई भाग सिम्हा की स्मृति पर इस तालाब का निर्माण कराया था। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे हमें इस अभिलेख से जो बप्पा रावल हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। बप्पा रावल जो ये कहा जाता है कि उन्हें विप्रवंशी कहकर संबोधित किया गया है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इस विप्रवंशी के आधार पर मेवाड़ के गुहिलोत वंश को कहीं ना कहीं ब्राह्मण बताने की कोशिश की। लेकिन अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाए तो विप्र का जो अर्थ निकलता है वह वेदों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति माना जाता है, जिसमें ज़रूरी नहीं कि वह ब्राह्मण हो। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान इसे ब्राह्मण वंशी के आधार गुहिलोत वंश को आधार जोड़कर देखते हैं। ये द्वितीय शिला पर बात होती है। आगे इसकी जो तृतीय शिला है, इस तृतीय शिला में अगर हम देखें तो 122 से लेकर 180 जो श्लोक है या लाइनें हैं वह तृतीय शिला में उत्कीर्ण की गई है। अब इस पर अगर बात की जाए तो मेवाड़ का 4 भौगोलिक विभाजन है उसकी हमें साक्ष्य मिलती हैं, और ये
4 जो हैं उसमें एक पहला चित्तौड़, दूसरा आघाट, तीसरा मेदपाट, चौथा वागड़। ये 4 भौगोलिक विभाजन है, हमें इससे जानकारी मिलती है। यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति मेवाड़ के 4 भौगोलिक विभाजनों की जानकारी देता है। अगर हम पुरातात्विक स्रोत में बात करें तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति आती है, लेकिन अगर इन्हीं जानकारी, इन चारों की जो जानकारी है, हमें जो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक जो हैं वह राजवर्णन एक ग्रंथ है, उस राजवर्णन ग्रंथ में भी मेवाड़ के इस प्रकार 4 जो भौगोलिक विभाजन है उसका वर्णन किया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे हमें इस गुहिलोत वंश की जो वंशावली है, उस गुहिलोत वंश की वंशावली के बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। देखा जाए तो यहाँ से हमें बप्पा रावल की वंश परंपरा को मेवाड़ या राणा कुंभा तक का जो वर्णन है वह हमें इस प्रशस्ति या इस अभिलेख की इस तृतीय जो शिला है इससे प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है यहाँ पर जो गुहिल है, गुहिल को बप्पा का पुत्र बताया गया है, बप्पा का पुत्र बताया गया है। ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मानी जाती है। यानी कि राणा कुंभा के काल में जितने अभिलेख या साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं उसमें कुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। जबकि सामान्य इतिहास पर अगर हम बात करें तो मेवाड़ का जो गुहिलोत वंश है उसकी शुरुआती हम गुहिल से मानती है, यानी कि गुहिल के बाद बप्पा रावल के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। ये जनरली सामान्य रूप से ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ हमें गुहिलोत वंश की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। गुहिलोत वंश की एक जो रावल शाखा और एक जो राणा शाखा है उसका जो विभाजन है उसके बारे में प्राप्त होता है। रावल शाखा जो मेवाड़ के शासक के रूप में रहते हैं और जो राणा शाखा वह सिसोदा के जागीरदार के रूप में रहते हैं। उस विभाजन का जो हमें साहित्यिक स्रोत है वह हमें यहाँ से प्राप्त होता है। आगे हम और अगर बात करें तो इस अभिलेख से हमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का भी साक्ष्य हमें इस अभिलेख से प्राप्त होता है। और इससे ये जानकारी मिलती है कि जो चित्तौड़ के रावल रतन सिंह हैं उस रावल रतन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है, जिसमें सिसोदा के जागीरदार राणा लक्ष्य सिंह यानी राणा लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और पद्मिनी द्वारा यहाँ पर जौहर किया जाता है, या उनके साथ लगभग 16,000 महिलाओं ने यहाँ पर जौहर किया, उसका भी हमें इस अभिलेख से साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे इस अभिलेख के माध्यम से हमें मेवाड़ की उस समय की जो तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उस सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। अगर हम देखें तो इससे हमें दास प्रथा के अलावा उस समय की जो आश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था थी उस आश्रम व्यवस्था के बारे में, और उसके साथ उस समय की जो वैदिक यज्ञ व्यवस्था थी उस वैदिक यज्ञ व्यवस्था के बारे में, तपस्या व्यवस्था या धर्मशाला, और उसके साथ साथ यहाँ की पाठन व्यवस्था है उस पाठन व्यवस्था की भी जानकारी हमें इस अभिलेख के माध्यम से, इस शिला के माध्यम से प्राप्त होती है। और एक योगा व ध्यान मेडिटेशन के जो विज्ञान था उसके बारे में भी हमें इस तथ्य शिला से प्राप्त होती हैं। इसके बाद आपके जो चतुर्थ शिला जो थी, इस चतुर्थ शिला में हमें जिसका वर्णन 181 से लेकर 272 जो श्लोक थे उसमें किया गया था, और इसकी अगर हम बात करें तो जो शुरुआत मानी जाती है चतुर्थ जो शिला ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है राणा कुंभा के रेफरेंस में। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी शुरुआत माने तो यहाँ पर राणा हमीर
राणा हमीर की जो चेरावट विजय हैं, इस चेरावट विजय के वर्णन के साथ साथ राणा हमीर की जो उपाधि मानी जाती है, जिसे आप विषम घाटी पंचानन कहते हो, यानी कि विपरीत परिस्थितियों का जो शेर है, वो जो उपाधि राणा हमीर को दी गई थी, उसकी जानकारी हमें इस चतुरशिला से यानी कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उसके अलावा यहाँ हमें राणा लाखा के बारे में भी जानकारी देता है। राणा लाखा की जो धार्मिक तुलादान जो थी उसके बारे में, और इसके जो विजय कार्य थे, इन विजय कार्यों का भी वर्णन राणा कुंभा के अभिलेख से हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात मोस्ट ऑफ करते हैं राणा कुंभा के द्वारा जो विजय हैं, उस विजयों का जो वर्णन है यहाँ पर इस अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है। इस वजह से इस अभिलेख को हम प्रशस्ति कहते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो राणा कुंभा की नागौर, मांडलगढ़, योगिनीपुर, धारावर्ष, उसके अलावा और आगे अगर हम चले तो वृंदावती यानी कि बूंदी, चाकसू, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पर जो इसने विजय प्राप्त की थी, उस विजयों का यहाँ पर पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। इसी से हमें प्राप्त होता है कि जो नागौर का कुंभा का जो सैनिक अभियान था नागौर के लिए, उसमें वो कायम खानी जो मुस्लिम थे शम्स खां, उस शम्स खां को ये पराजित करते हैं। बाद में इसी नागौर के अंतर्गत आने वाला जो कांसली क्षेत्र है, इस पर विजय प्राप्त करते हुए ये पहुंच जाते हैं सीकर, और सीकर में उस समय ये कहा जाता है कि चंदेलों का शासन हुआ करता था। इनको पराजित करते हुए ये आगे बढ़ते हैं, और ये खंडेला, जो वर्तमान में झुंझुनू में खंडेला में जो निर्वाण जो चौहान हुआ करते थे, इन निर्वाण चौहानों को पराजित करके खंडेला को अपने अधीन करते हैं। इसके अलावा आपके बूंदी, मांडलगढ़ जो क्षेत्र है, यहाँ तक भी इनकी विजयों का उल्लेख इसमें किया गया है। अब हमारी जो इस प्रशस्ति की अंतिम शिला मानी जाती है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा विशेष जानकारी पूरी तरीके से खंडित अवस्था में है, और ये कहा जाता है कि 273 से लेकर 379 तक के जो श्लोक है वो इसमें किए गए हैं। इसमें जो राणा कुंभा का व्यक्तिगत जो कार्य थे, उन व्यक्तिगत साहित्य कार्यों का जो वर्णन है, उसका वर्णन इस पंचम शिला में किया गया है। पहली तो चीज़ अगर हम बात करें तो कुंभा की जो तुलना है वह महाभारत के कर्ण के साथ तुलना की गई है। पहली तो दान वीरता की वजह से यहाँ पर इसकी तुलना की जाती है। राणा कुंभा के साहित्य कार्यों पर अगर हम बात करें तो इनकी जो संगीत राज जो ग्रंथ है उसके बारे में, इसके अलावा चंडी शतक की टीका और गीत गोविंद की टीका जो इसके द्वारा लिखी गई थी, उसकी भी जानकारी हमें इस पंचम शिला से प्राप्त होती है। इस प्रकार यह जो अभिलेख है, ये राणा कुंभा के बारे में एक विस्तृत जानकारी देने का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अगले वीडियो में हम अगली प्रशस्ति को या अभिलेख को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ या इसमें दी गई जो जानकारियाँ आपको सेटिस्फाई करती है, तो ऐसी स्थिति में आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।